तीन तरह के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं डिस्टेंस के आधार पर। पहला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जब ट्रांसमिशन लाइन का ये जो तार का लंबाई रहेगा वो 50 किलोमीटर तक रहेगा, 50 किलोमीटर तक लंबा, तब वो हो जाएगा मेरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। 20 केबी से ज्यादा, 20 केबी से ज्यादा, लेकिन 100 केबी तक इतना वोल्टेज को पहुंचाना है, इतना वोल्टेज को पहुंचाना मतलब पहुंचाना है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का यूज करना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन काम नहीं देगा, क्योंकि ऐसा हो गया आपका पढ़ना यही तक है। लेकिन अब मैं आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन दोनों का सर्किट डायग्राम मतलब इक्विवेलेंट सर्किट बता देता हूं। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश माहातो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में। दोस्तों, आज का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहला तो हेडिंग माने ये जो टॉपिक है ये है लाइन कांस्टेंट एंड परफॉर्मेंस। ये आपका सिलेबस में दिया हुआ, आप लोग अगर सिलेबस कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये किस यूनिट में है। अच्छा, लाइन कांस्टेंट एंड परफॉर्मेंस, इसके अंदर में दोस्तों ये तो टॉपिक है और सब टॉपिक, इसके अंदर में तीन गो सब टॉपिक है जिसको पढ़ना है। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस के आधार पर ट्रांसमिशन लाइन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन। दूसरा, इसके अंदर में दूसरा है लाइन कांस्टेंट पढ़ना है। लाइन कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक भी वही है। एंड उसी में लाइन कांस्टेंट तीन को होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तीनों को पढ़ना है, ठीक है। लाइन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। दूसरा, तीसरा है आपका क्या है, तीसरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एंड इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट हमको पढ़ने बोला है, ठीक है, जानने बोला, ठीक है। लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ और भी जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन निकला कहां से, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है बेस्ड ऑन डिस्टेंस, तीन तरह के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं डिस्टेंस के आधार पर। पहला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो हमको पढ़ने बोला ओनली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट, लेकिन मैं आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का भी इक्विवेलेंट सर्किट बता दूंगा और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का भी इक्विवेलेंट सर्किट बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई किसी तरीके का समझने में दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसलिए दोस्तों चलिए आप एकदम वीडियो में एकदम अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आपको सब कुछ एकदम शुरू से लेकर एकदम अंत तक बहुत आसान शब्दों में समझ में भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं कहता हूं कि आप लोग सबसे पहले तो कॉपी कलम लेकर के साथ ही साथ बैठिए और एकदम जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं आप लोग भी लिखते चलिए, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं चलेगा, है ना, आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा ना। हाँ, तो एक अच्छा खासा नोट्स भी तो कॉपी में रहना बहुत जरूरी है। और पॉलिटेक्निक तो बार बार करने का मौका मिलेगा भी नहीं, तो इसका नोट्स भी कॉपी में अच्छा सा लिख करके रख लेंगे तो बाद में आपका पूरा फ्यूचर में ये बहुत सा ज्यादा काम देने वाला। मान लेते आपका कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जॉब लग गया, तो फिर आपको कहीं पर किसी टॉपिक पर मान लेते आपका कंफ्यूजन या फिर आप भूल गए कि इसमें क्या था, है ना, तो आप लोग यहाँ से कॉपी में अपना कॉपी को ही देख कर पढ़ सकते हैं। इसलिए तो हम लोग जब ट्यूशन पढ़ते तो काहे सर बोलते थे कि 11-12 का कॉपी का नोट्स अच्छा से बना करके रखना, क्योंकि बाद में जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पर काम देता है। उसी तरह से पॉलिटेक्निक का भी कॉपी अच्छा से बना करके रखिए, नोट्स बना करके रखिए, है ना, ताकि जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, वो सब टेक्निकल पेपर में कम से कम आप लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए वो सब तो होता रहेगा। हम लोग पहले यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बेस्ड ऑन डिस्टेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ, आप लोग भी लिखते चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन के डिस्टेंस के आधार पर इट कैन बी classified into three types, तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया। पहला शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, तो दोस्तों, और दूसरा है आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और तीसरा है दोस्तों लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये तीनों को पहले तो आप लोग कॉपी में लिखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, या फिर इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब कि कितना दूरी है, लंबाई है, उसके आधार पर जो ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है टावर में, है, जो टावर में बड़ा बड़ा टावर में, जो बड़े बड़े मैदानों में जो बड़े बड़े टावर रहते हैं, है ना, फील्ड में जो टावर सब रहता है, तो उस टावर में तो तार जाता है, तार माने उसमें पावर भेजा जाता है तार के माध्यम से।
तो उस तार के लंबाई के आधार पर कितने भागों में उसको बांटा गया है, तो वो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। जैसे इसके अंदर में क्या आ जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, जैसे आपके गांव में ट्रांसफार्मर तो होगा ना, एकदम होगा, सड़क के किनारे ट्रांसफार्मर होगा, तो उस ट्रांसफार्मर से 3 गो तार निकल करके, ऐसे एक्चुअली 4 गो तार होता है, तो 4 गो तार निकल करके आपके घर के ठीक पोल के नजदीक तक लाया जाता है, उससे आगे भी भेजा जाता है, पूरा गांव में है ना भेजा जाता है। तो वो जो तार है वो तो बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं रहता है, 4 गो तार रहता है, पतला पतला तार रहता है, 4 गो इस तरीके से 4 गो अलग अलग तार रहता है, पतला पतला, न्यूट्रल सबसे ऊपर में रहता है ना, न्यूट्रल सबसे ऊपर में, 3 गो नीचे में फेज, इस तरीके से है ना जाता है, ठीक है। तो वो जो बहुत पतला पतला तार है, जबकि हम लोग जो टावर में देखते हैं बड़े बड़े टावर में, वो तो काफी मोटा मोटा तार रहता है। हाँ, तो आखिर ये वाला कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, ये भी तो ट्रांसमिशन लाइन है, तो एक्चुअली इसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलेंगे। तो हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पढ़ रहे, तो एक ही हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसमिशन है ना, ये कौन सा ट्रांसमिशन है, शॉर्ट है, मीडियम है ना लॉन्ग है। तो जो हम लोग का घरों तक जो आ रहा है ना, जो ट्रांसफार्मर से हम लोग का घर तक, तो वो हो गया आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अभी सब कुछ मैं बताऊंगा ना यार। फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जैसे सब स्टेशन से हमारा गांव के ट्रांसफार्मर तक कौन वाला, मतलब जो तार से आया उस तार को बोलेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, जैसे जहां से पावर जनरेट हुआ वहां से आपका सब स्टेशन तक जो आया वो हो जाएगा लॉन्ग ट्रांसमिशन। सब कुछ समझेंगे है ना, तो आपको एकदम घबराना नहीं है। तो पहला तो आप ये सब यदि लिख ले, तो पहला नंबर लिख करके हेडिंग डाल दीजिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसके बारे में मैं कुछ लिखवाऊंगा है ना, कुछ जैसे कि इसका लंबाई कितना होता है, या कितना वोल्टेज ले जाता है, और इसका यूज कहां कहां किया जाता है, बस है ना। तो इसको पहले लिख लीजिए। तो सबसे पहला है दोस्तों आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे, हेडिंग डाल देते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो जब ट्रांसमिशन लाइन का ये जो तार का लंबाई रहेगा वो 50 किलोमीटर तक रहेगा, 50 किलोमीटर तक लंबा, तब वो हो जाएगा मेरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। अच्छा, और इसमें वोल्टेज कितना ले जाया जाता है, 20,000 वोल्ट से कम। तो 20,000 वोल्ट से कम में आता है आपका 11,000 वोल्ट जनरली कैरी किया जाता है ना। तो इसको लिख देते, तो व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस, ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस इज अप टू 50 किलोमीटर, देन इट इज कैटेगराइज्ड, एज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तब इसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है, जिसका लंबाई कितना होता है 50 किलोमीटर तक, अप टू 50 किलोमीटर। जनरली द ट्रांसमिशन वोल्टेज is generally less than 20 kV, 20 kV से कम वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए दोस्तों, इसका देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन पार होता है ना टावर सबसे, है तो हम लोग बोलते हैं कि उसके नीचे में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन में, यानी ये जो टावर में जो तार जा रहा है दोस्तों, है ना, ये जो टावर में जो तार जा रहा है ना, तो ये टावर के ठीक नीचे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि ये टावर में क्या जा रहा है, पावर जा रहा है, मतलब एक तरह से करंट जा रहा है, करंट। और करंट में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होते, है ना। तो चार्ज पॉजिटिव है और ग्राउंड क्या है, नेगेटिव है। तो ग्राउंड नेगेटिव और चार्ज पॉजिटिव, तो इसके बीच में दोस्तों क्या होता है, एक तरह से कैपेसिटर बन रहा है। कैपेसिटर मतलब चार्ज स्टोरिंग, मतलब प्रॉपर्टी इसमें दिखा रहा है, चार्ज स्टोरिंग प्रॉपर्टी, यानी इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस इफेक्ट। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलता है, तार के चारों तरफ आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और यहां पर ये हो जाता है ट्रांसमिशन लाइन जो कि पॉजिटिव, मतलब करंट जा रहा है, और यहां ग्राउंड हो गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में दोस्तों चार्ज रहता है, चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो जिस कारण से यहां पर आपको करंट लग सकता है ना। तो ये कब होगा, हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज में नहीं होगा। कब होगा, हाई वोल्टेज में, जैसे लाखों का वोल्टेज जा रहा है, जैसे 1 लाख वोल्ट, 2 लाख वोल्ट, 1,20,000 वोल्ट जा रहा है, तब ये वाला देखने को मिलेगा। या फिर मान लेते
66,000 वोल्टेज जा रहा है या 1,10,000 वोल्टेज जा रहा है, तब ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे 20 kV से कम मतलब 11,000 वोल्टेज में ये वाला देखने को नहीं मिलता। हम लोग तो देखते हैं ना 11,000 वोल्टेज के नीचे में बहुत कोई घर बनाता है तो क्या उस तार गिर जाएगा या फिर उसको करंट लग सकता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। कम वोल्टेज के लिए ये वाला इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यानी एक तो कम वोल्टेज है तो और फिर दूरी भी काफी ऊपर रहता है तो फिर यहाँ पर कैपेसिटर नहीं बन पाता, मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस इफेक्ट डेवलप नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो वोल्टेज कम है तो यहाँ पर एक तो इंटेंसिटी जो चार्ज का जो रहेगा वो कम रहेगा, है ना, और साथ ही साथ ग्राउंड से काफी दूर भी रहता है, ऊपर भी रहता है, जिस कारण से यहाँ पर चार्ज स्टोर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं होता। लेकिन तार है तो तार का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, और तार है तो उसका उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है। तार क्या एक तरह का कॉइल ही है ना, तो कॉइल ही है एक तरह का, इसका मतलब इसमें इंडक्टेंस इफेक्ट रहता है, रिएक्टेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये दो को रहता है। तार है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही ना, और तार है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक तरह से कॉइल की तरह काम कर रहा है तो उसमें इंडक्टेंस रहता है ना। तो इसमें दोस्तों दो गो इफेक्ट होता है, एक रेजिस्टेंस रहता है और एक इंडक्टेंस रहता है। कैपेसिटेंस इसमें नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक तो बोले ना वोल्टेज कम है, दूसरा दूरी ज्यादा है ना, ऊंचाई ज्यादा है, तो जिस कारण से कैपेसिटेंस इफेक्ट इसमें नेग्लेक्टेड हो जाता है, नेग्लिजिबल। तो बस उसी को लिखने वाले। तो क्या लिखेंगे? दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज resistance and inductance क्या लिखेंगे? दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द वायर, है ना, तार का केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ही होता है इस टाइप का ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो इसमें केवल इसी को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो मैंने कहा ना इसका यूज किया जाता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में। हाँ, नाम है ट्रांसमिशन लाइन, लेकिन ये उतना ज्यादा वोल्टेज का नहीं रहता है, तो केवल जैसे कि हम लोग का नजदीक में जो भी आपका घर का नजदीक में जो भी सब स्टेशन है ना, जहां तक पावर आया बन करके, जहां तक आया सब स्टेशन तक बन करके आ गया पावर, अब इसको बांटना मतलब ले जाना है गांव मोहल्ले में जहां भी इसको पहुंचाना है। तो मतलब इसमें जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कहां से कहां? सब स्टेशन से लेकर कंज्यूमर के घर तक, मतलब हम लोग के घर तक। तो सब स्टेशन से लेकर कंज्यूमर के घर तक जितना दूरी है, तो ज्यादा दूरी नहीं रहता है, 50 किलोमीटर अंदर के ही हो जाता है। तो इसमें तार बहुत लंबा लेने का भी जरूरत नहीं है, 50 किलोमीटर तक लेना ही है, तो तार बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लेना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं लेना है ना। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का यूज किया जाता है। तो वही बोले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये नहीं समझिए कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो बड़े बड़े टावर से आ रहे हैं वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, वो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। अभी बताऊंगा, फिलहाल इतना आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो दिस ट्रांसमिशन लाइन is used to transmit या to distribute. This transmission line is used to distribute the power from substation to consumers. ठीक है, सब स्टेशन से लेकर कंज्यूमर तक पावर को पहुंचाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम का भी नहीं है, लॉन्ग का भी नहीं। ठीक है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का भी यूज नहीं किया जाता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का भी यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है? हम लोग के घर तक पावर पहुंचाने के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। जो आप लोग पोल में जो देख रहे हैं वो कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मतलब तार। बच्चे समझ नहीं पा रहे, ट्रांसमिशन लाइन मतलब समझ ले रहे कि कोई सिस्टम है क्या? नहीं, तार। ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिट कर रहा है तार, लेकिन ये असल में क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। यानी जो हम लोग का गांव मोहल्ले में जो दिख रहा है ना, तार इधर से उधर जा रहा है, 3 फेज और ऊपर में न्यूट्रल, वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ना। उसको ट्रांसमिशन लाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आ जाता है उसी के अंदर में आता है। चलिए इसको लिख लीजिए, है ना। तो इसको लिख लीजिए। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिटो में से ही आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में लिखवाऊंगा और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में लिखवाऊंगा प्लस समझाऊंगा। इससे क्या होता है? डबल आपको बेनिफिट मिलता है।
चलिए इसको लिख लीजिए, या फिर जो करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और लेकिन लिख लेना है कॉपी में। सेकंड है दोस्तों मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ये जो दोस्तों मैं लिख रहा हूं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ये क्या है? ट्रांसमिशन लाइन का ही टाइप है। किस आधार पर? डिस्टेंस के आधार पर, जो आपको बोला है, पढ़ने बोला है। हाँ, तो ये क्या होता है? तो वही लिख रहा है कि व्हेन, ध्यान से देखिएगा, आपको खुद पढ़ करके समझ में आ जाएगा। तो व्हेन द ट्रांसमिशन, व्हेन द ट्रांसमिशन, when the transmission line distance is more than 50 किलोमीटर and up to 150 किलोमीटर, then it is categorized as मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तब इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, हाँ, कहां से कहां तक? इसका रेंज कितना है? 50 किलोमीटर से ज्यादा और 150 किलोमीटर तक। ठीक है, अगर इतना दूर तक आपको पावर पहुंचाना है तो आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का यूज करना चाहिए। इसमें वोल्टेज कितना रहता है? द ट्रांसमिशन वोल्टेज, इसमें कितना वोल्टेज कैरी किया जाता है, पहुंचाया कितना जाता है? द ट्रांसमिशन वोल्टेज is generally more than 20 kV and up to 100 kV। 20 kV से ज्यादा, 20 kV से ज्यादा, लेकिन 100 kV तक इतना वोल्टेज को पहुंचाना है, इतना वोल्टेज को पहुंचाना, मतलब पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का यूज करना चाहिए। यहां पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन काम नहीं देगा, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज आ जाता है। हाई वोल्टेज आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सह नहीं पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लॉस भी होगा, इसलिए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो तार का मोटाई वो भी थोड़ा बढ़ा दिया जाता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में। अच्छा, तो ये हाई वोल्टेज कैरी कर रहा है, सही बात है। तो हाई वोल्टेज कैरी करेगा तो इसमें रेजिस्टेंस इफेक्ट भी होगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट। अब ज्यादा लंबा तार लगेंगे तो लॉस भी तो ज्यादा होगा, I²R, पावर लॉस भी तो होगा। अगर ज्यादा लंबा तार लगेंगे तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ता जाएगा, तार का रेजिस्टेंस पर मीटर में तार का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो लॉस भी बढ़ता जाएगा, तो इसमें रेजिस्टेंस इफेक्ट भी होगा। अब तार बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा बनेगा, सही बात है। तो इंडक्टेंस इफेक्ट भी होगा, और ग्राउंड और फेज यानी तार के बीच में, है ना, लाइन के बीच में, ग्राउंड और लाइन के बीच में हाई वोल्टेज होने के कारण कैपेसिटेंस इफेक्ट भी डेवलप हो जाएगा। हाँ, चार्ज स्टोर होने का प्रॉपर्टी भी उसमें शो करने लगेगा। तो बस वही बोले, अरे घन आवाज भी करता रहेगा, हाँ, है ना। तो जो ट्रांसमिशन लाइन में आवाज है, क्या हाई वोल्टेज उसमें जा रहा है, हाई वोल्टेज का करंट पार हो रहा है ना। तो वो आपस का, ये सब मैं आपको जब कोरोना इफेक्ट, फेरांटिक इफेक्ट, स्किन इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर समझा दूंगा, है कि क्यों आवाज आता है, क्या कारण है, अभी समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हैज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस as lumped parameters। इसका क्या मतलब है? लंप्ड पैरामीटर्स कहने का क्या मतलब है? लंप्ड पैरामीटर्स कहने का मतलब है कि लाइन तो बहुत लंबा है, सही बात है। तो हर एक जगह पर तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कितना, माने लॉस कितना हुआ, निकाल तो नहीं सकते। कितना रेजिस्टेंस बढ़ा, कितना रेजिस्टेंस है हर एक एरिया पर, हर एक मीटर पर तो नहीं निकाल सकते। हर एक मीटर में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो तो नहीं बता सकते। हर एक एरिया में कितना लाइन और ग्राउंड के बीच में कितना रजिस्टर, मतलब कैपेसिटेंस इफेक्ट हुआ वो तो नहीं मैंने कैलकुलेट कर सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उतना लंबा नहीं, हम लोग छोटा सा, माने लगभग 1 किलोमीटर तक मान लेते कि 1 किलोमीटर भले तो जा रहा है, कितना किलोमीटर तक, 50 से 150 किलोमीटर तक, लेकिन हम लोग 1 किलोमीटर तक मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना लॉस हुआ, I²R, तो कितना रेजिस्टेंस हुआ,
कितना इंडक्टेंस हुआ, कितना कैपेसिटेंस हुआ, कैपेसिटेंस इफेक्ट, और उसी के आधार पर लमसम बता देते हैं उसको मल्टीपल करके कि 150 किलोमीटर तक गया है ना, तो 1 किलोमीटर तक कितना, तो 150 किलोमीटर तक इतना लॉस होगा, तो वो हम लोग लमसम बता देते हैं। तो लम्प्ड पैरामीटर्स का कहने का मतलब है कि यही कि इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है एज लम्प्ड पैरामीटर, यानी लमसम में हम बता सकते हैं, यानी कैलकुलेशन को खाली आसान करने के लिए, गणना को आसान करने के लिए ऐसा किया जाता है ना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस इफेक्ट भी होता है। हाँ, ये वाला ध्यान रखना, जबकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नहीं था, इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज बढ़ गया 100 केवी, 1 लाख वोल्ट, है ना, 20 केवी से ज्यादा, यानी 20,000 वोल्ट से ज्यादा 1 लाख वोल्ट तक। कहीं कहीं किसी किसी बुक में 1,10,000 भी रहता है, तो वो माने आगे पीछे का थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो दिस ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड, दिस ट्रांसमिशन लाइन is used to distribute to transmit power between two substations and substations to substation टू कहा क्या लिखे, नहीं, एंड ग्रिड स्टेशन बताऊंगा इसका मतलब क्या था, ग्रिड स्टेशन टू सब स्टेशन। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये सब तो समझ गए। तो दिस ट्रांसमिशन लाइन यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू सब स्टेशन, तो एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक पावर को पहुंचाना है, यहां से यहां तक लाना है पावर को, है ना, यहां से यहां तक लाना है। तो काफी दूर रहता है, एक सब स्टेशन दूसरा जगह में है, एक सब स्टेशन दूसरा जगह में है, तो लोकेशन अलग अलग है, तो काफी लगभग बोल तो है लगभग 150 किलोमीटर तक दूरी रहता है एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन के बीच में, 100 किलोमीटर तक का दूरी रहता है। तो फिर टावर को ऊंचाई भी बढ़ाना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह लगने के लिए। तो दोस्तों इसलिए यहां पर जो है ना किसका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का यूज किया जाता है ना। अच्छा, या फिर ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन तक। ग्रिड स्टेशन क्या होता है, यहां पर देखिए 3 चीजें रास्ता में, 3 चीज आता है। आप लोगों के घर तक पावर पहुंचने से पहले 3 जगह जाता है। देखिए वहां पर यूज नहीं होता है, यहां यूज होता है। देखिए सबसे पहले तो जहां पर बना, जनरेट हुआ, जहां पर जनरेट हुआ, ठीक है, जहां पर पहले बना, जहां जनरेट हुआ, जनरेशन स्टेशन माने कोई पावर प्लांट हो गया, है ना, कोई पावर, मान लेते हाइड्रो पावर प्लांट है, तो यहां पर पावर अभी बना, जनरेट हुआ, फिर यहां से 3 तार में जाएगा, फेज न्यूट्रल कहां से आ जाएगा, तीनों फेज ही रहेगा, रेड येलो ब्लू, है ना, तो 3 तार से जाएगा और कहां जाएगा, ग्रिड स्टेशन में जाएगा, है ना, ग्रिड स्टेशन। अच्छा, तो ये एगो पावर प्लांट हुआ, मान लेते ओरो पावर प्लांट से आ रहा है, है ना, और भी पावर प्लांट से आ रहा है। तो सारा मिल कहां रहा है दोस्तों, सारा मिल रहा है आपका एक जगह पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड स्टेशन बोलते हैं, जहां पर सारा पावर बन करके यहां पर आ रहा है। अच्छा, और यहां से जाता है आपका सब स्टेशन में, यहां से जाता है सब स्टेशन में, एसएस में, है ना। ग्रिड स्टेशन से पावर कहां जाता है, सब स्टेशन में, सब स्टेशन से आपका गांव का ट्रांसफार्मर तक जाता है, आपका गांव का ट्रांसफार्मर तक, है ना। तो यहां से अभी तक ये देखिए 3 फेज में आया, है ना, आपका गांव का ट्रांसफार्मर तक। उसके बाद यहां से इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, स्टार, ये जो डेल्टा कनेक्शन में आ रहा है उसको स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो डेल्टा कनेक्शन में आ रहा है इस तरीके से, डेल्टा कनेक्शन में जो आ रहा है पावर, इसमें न्यूट्रल नहीं है, यहां पर आपको 3 तार और एगो न्यूट्रल भी दे दिया जाता है इस ट्रांसफार्मर से। उसके बाद आप एगो फेज ले लीजिए और एगो न्यूट्रल ले लीजिए अपने घर के लिए, है ना, अपने घर के लिए, है ना, एगो फेज, कोई अपना घर के लिए एगो फेज ले लेगा, एगो न्यूट्रल ले लेगा, फिर कोई अपना घर के लिए एगो फेज ले लेगा और एगो न्यूट्रल ले लेगा। इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहां से यहां तक ट्रांसमिशन होता है। तो दोस्तों समझ में आ गया हो, तो ग्रिड स्टेशन समझ में आ गया, जहां पर बहुत सारा पावर बन करके आया, किस लिए, ताकि अलग अलग जगह पहुंचाया जा सके। मान लेते हैं यहां एगो सब स्टेशन और एगो सब स्टेशन भेज दिया, यहीं से और एगो सब स्टेशन भेज दिया, बहुत सब स्टेशन में भेजा जा सकता है
है ना। तो ये हो गया ग्रिड स्टेशन, जहां पर पावर बर्न करके पहली पहली बार आता है ना, वो हो गया ग्रिड स्टेशन। तो ग्रिड स्टेशन काफी बड़ा होता है, सब स्टेशन की तुलना में काफी बड़ा होता है, तो वही लिखे। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का यूज क्या होता है, दो सब स्टेशन के बीच में पावर को पहुंचाने के लिए, यानी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में पहुंचाने के लिए, या फिर ग्रिड स्टेशन से सब स्टेशन में पहुंचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। तो ये भी अगर आपको समझ में आ गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, तो इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद मैं लास्ट आपको बताऊंगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उसको भी बता दूंगा कि उसमें कितना दूरी होता है, कितना वोल्टेज कैरी किया जाता है, और उसमें भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, और उसको कहां कहां उसका यूज किया जाता है, मतलब कहां तक ले जाया जाता है, वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए। तो तीसरा देखते हैं दोस्तों, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, चलिए इसको भी लिख करके इस तरह डैश दे देते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर में मतलब इसको इस कैटेगरी में हम किसको कहेंगे, तो जब ट्रांसमिशन लाइन का जो दूरी रहता है, डिस्टेंस, वो 150 किलोमीटर से ज्यादा रह जाता है, माने 150 किलोमीटर से ज्यादा, कितना बोले तो पहले 50 किलोमीटर तक है तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में चला जाएगा। अब 50 किलोमीटर से ज्यादा लेकिन 150 किलोमीटर तक, 50 से 150 किलोमीटर तक, तो वो चला जाएगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। अच्छा, यदि 150 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा दूरी तक हमको लेना है पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो जो बड़े बड़े ग्राउंड में, जो बड़ा बड़ा टावर में जो पावर पहुंचाया जाता है, तो वो कौन सा ट्रांसमिशन लाइन है, वो जो लाइन है, वो जो तार है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। वो 200, 300, 400 किलोमीटर तक दूरी तय करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, किसको, पावर को। समझ में आया? हाँ, तो क्या लिखेंगे, व्हेन, और फिर उसमें कितना वोल्टेज ले जाया जाता है वो भी बताऊंगा। व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस, ट्रांसमिशन, अगर समझ में आ गया तो आप लोग लिखते चलिए, ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस इज अबव 150 किलोमीटर, देन it is categorized as long transmission line, long transmission line। अच्छा, इसमें वोल्टेज कितना ले जाया जाता है, इसमें देखिए लॉन्ग, शॉर्ट, सबसे पहले क्या था, शॉर्ट ट्रांसमिशन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 20 केवी से कम, तो उसके अंदर में जनरली कितना वोल्टेज ले जाया जाता है, 11,000 वोल्ट। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन तो वो कितना, 20 केवी से ज्यादा लेकिन 100 केवी तक, तो उसमें आता है दो तरीके का ट्रांसमिशन लाइन, एक वो 33,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट पावर पहुंचाने वाला, और एक 66,000 वोल्टेज तक पावर पहुंचाने वाला, दो लाइन होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में 100 केवी से ज्यादा, 100 केवी से ज्यादा, जैसे 120 केवी, 220 केवी, 330 केवी, मतलब 3,30,000, 2,20,000 और 1,10,000, इतना वोल्टेज तक पावर पहुंचाना है, तो आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का यूज करना पड़ेगा। वहां पर शॉर्ट और मीडियम से काम नहीं चलेगा। फिर इसका यूज कहां किया जाता है वो भी बताऊंगा। तो क्या लिखेंगे, द ट्रांसमिशन वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज इज जनरली above 100 kV, like 110 kV, 220 kV, 2,20,000 एंड 330 kV, 3,30,000। अच्छा, इसका यूज कहां किया जाता है, तो पहले तो ये वाला लिख लीजिए कि दिस ट्रांसमिशन लाइन हैज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस and as well as capacitance effect also, चलिए ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों पावर को पहुंचाने के लिए, लेकिन कहां से कहां तक, जनरेशन स्टेशन से ग्रिड स्टेशन तक, मतलब जहां से जनरेट हुआ और ग्रिड स्टेशन, यानी जहां पर बहुत सारा पावर आकर के मिल रहा है,
जहां से जनरेट हुआ जहां तक पहुंचाना है, यानी ग्रिड स्टेशन। तो जनरेशन स्टेशन से ग्रिड स्टेशन काफी दूर रहता है, तो इसलिए उतना लगभग कितना, लगभग आपका 150 किलोमीटर से ज्यादा रहता है। अच्छा, मैक्सिमम कितना रह सकता है, इसमें बच्चे सवाल पूछ रहे सर, जिस तरह से आपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में बताया 50 किलोमीटर तक, 0 से 50 किलोमीटर, मीडियम में 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, लॉन्ग में 150 किलोमीटर तक। तो 150 किलोमीटर से ज्यादा, तो कितना ज्यादा, तो कितना ज्यादा, तो इतना माने आप लोग लगभग समझ लीजिए 600 किलोमीटर तक, 600 किलोमीटर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो अगर आपको इससे और ज्यादा दूरी तो पावर पहुंचाना है, जैसे 1000 किलोमीटर, तो फिर आपका शॉर्ट मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रहेगा, लेकिन उसमें एसी करंट पहुंचाना मुश्किल है। तब वहां पर कौन सा करंट पहुंचाना होगा उस तार से, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। हाँ, उसी को तो मैंने कल का वीडियो में बताया था, हाई वोल्टेज एसी करंट और माने अल्टरनेटिंग करंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा वीडियो का, आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया है कि केवल कुछ नहीं, खाली दूरी बढ़ जाने के कारण हमको एसी को हटाना पड़ेगा और डीसी ट्रांसमिट करना पड़ेगा। भाई हम लोग का इंडिया में उतना दूरी नहीं है, हमारा इंडिया में हर जगह पावर जनरेशन स्टेशन बना हुआ है, बसा हुआ है, और वो सामने सामने यहाँ पर क्या है, पावर प्लांट है, मतलब पावर को बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचाया जाता है ना, मैक्सिमम 200 से 300 किलोमीटर बस। उसके बाद जस्ट आगे फिर देख लेंगे वो पावर प्लांट वहां पर बना हुआ है ना। हम लोग इंडिया में नहीं, जैसे मैंने आपको बताया उस वीडियो में कि रूस वगैरह में बहुत दूर तक पावर पहुंचाया जाता है, तो वहां पर एसी पावर नहीं पहुंचाया जाता, वहां पर डीसी पावर पहुंच जाता है, फिर वहां पर एसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है ना। तो आप कल वाला वीडियो जरूर जाकर के देख लीजिए, वहां पर मैंने आपको बताया था, जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक क्या बताया था, मैंने आपको बताया था हाई वोल्टेज एसी, हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट और हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट में क्या डिफरेंस होता है, जो आपको सिलेबस में पढ़ना था। और वेरियस सिस्टम्स फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पावर ट्रांसमिट करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या क्या तरीके हैं। तो उसी में मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था आप 2 वायर से भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, 2 वायर से भी, 2 वायर एसी सिस्टम, 3 तार से भी, तीनों फेज रहेगा तो 3 फेज एसी सिस्टम, 3 वायर एसी सिस्टम, और 3 फेज लेकिन 4 वायर, मतलब उसमें एक न्यूट्रल भी रहेगा, है ना। तो वो हो गया आपका 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। तो ये सब के बारे में अगर आपको अच्छा से जानना सीखना है तो आप कल वाला जरूर जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इसका बात करते हैं, तो इसका यूज कहां करेंगे, तो दिस ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड, दिस ट्रांसमिशन लाइन is used to transmit power from generation station to grid station, comma generation station टू सब स्टेशन। चलिए हो गया, ये भी समझ में आ गया। जनरेशन स्टेशन से ग्रिड स्टेशन तक पावर पहुंचाना है तो हमको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और जनरेशन स्टेशन से सीधे सब स्टेशन तक पहुंचाना है तो दूरी बढ़ गया, फिर भी हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, है ना। तो हम लोग डिस्टेंस के आधार पर हमने ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई कर दिया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब हम लोग देखेंगे लाइन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के बारे में। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक को पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। तो देखिए दोस्तों, लाइन कांस्टेंट ये आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है। इस टॉपिक के लाइन कांस्टेंट एंड परफॉर्मेंस, इस टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक दूसरा सब टॉपिक है। लाइन कांस्टेंट क्या होता है, तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन में जो है ना 3 गो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट यहां पर बच्चे सोचेंगे लाइन कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट होगा, एकदम जो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे सोच रहे आप लोग। तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन में 3 गो कांस्टेंट होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ट्रांसमिशन लाइन में 3 गो लाइन कांस्टेंट होता है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा इंडक्टेंस और तीसरा कैपेसिटेंस। तो ये जो तीनों जो मतलब जो फैक्टर है दोस्तों, वो ऐसे लिखा गया लाइन कांस्टेंट, मतलब लाइन ये जो तीनों लाइन जा रहा है इसका कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट कहने का मतलब है, कांस्टेंट आप लोग सोच रहे हैं कि चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है, चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, है ना, हमेशा के लिए। नहीं, ये इसमें लिखा गया लाइन कांस्टेंट, लेकिन यहां पर कांस्टेंट शब्द का कुछ और मतलब है। कांस्टेंट शब्द का मतलब है कि ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू वायर है, ठीक है, बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, तो या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं देखा जाएगा, उसमें केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस नहीं होता है। तो हम लोग बात करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन।
तो दोस्तों ये जो ट्रांसमिशन लाइन जो तीनों जो तार जा रहा है ना, और नीचे ग्राउंड है, नीचे क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, तो तीन को जो तार जा रहा है ना, तो इसमें जो है दोस्तों तीन कांस्टेंट होता है। जैसे एगो रेजिस्टेंस इफेक्ट इसमें होगा, रेजिस्टेंस इफेक्ट मतलब इस तार का, तीनों तार का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस मतलब बोल रहे ना, बहुत माने तीनों तार में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है। अगर आपका तार बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, तो अगर लोहा का तार लेके रहता है फिर तो रेजिस्टेंस भर भर के हो जाएगा, है ना, पावर खाली लॉस होगा, खाली पावर का लॉस होगा। तो फिर बढ़िया कौन सा तार है जो लेना सही रहेगा, बढ़िया आप कॉपर का यूज कीजिए। तो कॉपर तो काफी महंगा हो जाएगा, तो आप कम से कम एल्यूमिनियम का तो यूज कर लीजिए, हाँ, ब्रास का यूज कर लीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, लॉस, जो पावर लॉस है, जो रेजिस्टेंस है, अधिकतर देखिए दो चीज होता है जिसकी वजह से लॉस होता है। एक रेजिस्टेंस जिसका यूनिट होता है ओम, लेकिन यहां पर हम लोग यूनिट देखेंगे किलो ओम में। और दूसरा आता है दोस्तों रिएक्टेंस। रिएक्टेंस के अंदर में आता है आपका दो चीज, एगो इंडक्टिव माने इंडक्टेंस, और एक आता है कैपेसिटेंस, है ना, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, है ना, जिसका यूनिट तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका होता है हेनरी, इसका होता है फेराड, है ना, ठीक है। तो ये जो रिएक्टेंस है दोस्तों, ये बहुत कम होता है ना, मतलब ये सबका वैल्यू उतना ज्यादा नहीं रहता है। जो मेन पावर लॉस जो होता है वो इसके वजह से होता है, रेजिस्टेंस की वजह से। जितना ज्यादा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो आप लोग देखेंगे कि तार को मतलब एक माने लमसम एगो माने एगो अनुमान से एकदम सही, माने एगो लमसम ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला तार लगता है। बहुत पतला भी नहीं रहता, बहुत मोटा भी नहीं रहता, एकदम लमसम ठीक रहता है ना। अगर ज्यादा मोटा कर देंगे तो भले लॉस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ज्यादा हो जाएगा, हाँ, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतना मोटा मोटा तार को पहुंचाएंगे कैसे, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उतना मोटा नहीं, भले थोड़ा बहुत लॉस सह लेंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पर पावर लॉस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस जो होता है वो P बराबर आई स्क्वायर आर होता है ना। यही है मेन पावर लॉस का कारण। बाकी ये दोनों के हिसाब से तो इतना होता है, P बराबर आई स्क्वायर एक्स, ये बहुत कम होता है, ये ज्यादा होता है ना। इस रेजिस्टेंस के कारण ज्यादा लॉस होता है। तो मान लेते यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इस तरीके से है ना, और इंडक्टेंस है वो इस तरीके से, और कैपेसिटेंस है इस तरीके से, है ना। तो तीनों हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, इंडक्टेंस के लिए L, ये कैपेसिटेंस के लिए C। तो तीन को लाइन कांस्टेंट होता है दोस्तों। तो हम लोग कांस्टेंट का वर्ड का यहाँ पर ये मतलब है कि तीनों तार के लिए, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है मान लेते हैं इसके लिए जा रहा है 5 किलो ओम, है ना। इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम है केवल इस तार के लिए, आर वायर के लिए। फिर येलो वायर में भी तो अपना रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो ये R1 है, तो ये R2 है ना। इसमें भी कुछ ना कुछ अपना इंडक्टेंस होगा, है ना, रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो ये जो दोस्तों है R2, तो ये लगभग लगभग मान लेते हम लोग, मान लेते 4.9 किलो ओम होगा, है ना। और इसके लिए होगा मान लेते R3 के लिए मान लेते होगा 4.89 किलो ओम होगा। तो हम लोग लगभग मान लेते हैं कि ये तीनों तार का जो एवरेज रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम है, एवरेज 5 किलो ओम है ना। तो इसको एक कांस्टेंट दे दिया कि चलो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम कांस्टेंट। ये हुआ मतलब तीनों तार के लिए ये वैल्यू सेट कर दिए कि यही वाला है, कैलकुलेट करके देख लिए। ताकि ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमको तीनों में जो भी पावर लॉस है वो निकालना आसान हो। एक तार में निकाल लिए, तीन से गुना कर दिए, निकल गया पावर लॉस। लगभग लगभग उतना ही है ना, उसी के आसपास है ना। हाँ, इसीलिए यहाँ पर लाइन कांस्टेंट का मतलब यही है कि इस जो तीन वो लाइन है, तीनों लाइन में जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जो भी वैल्यू है वो लगभग लगभग एक दूसरे के बराबर ही होगा, है ना। वो हो गया लाइन कांस्टेंट का मतलब। तो बस इसी को मैं आपको दोस्तों यहाँ पर लिखने वाला हूं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत है नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें ज्यादा एग्जाम में कुछ खास पूछता नहीं है, मेन जो पूछेगा वो कल का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल बेसिक समझ लीजिए। तो लिखते हैं इन ट्रांसमिशन लाइन, इन ट्रांसमिट, आप लोग भी लिखिए ट्रांसमिशन लाइन ताकि जल्दी हो जाएगा। 3 लाइन कॉन्स्टेंट्स, 3 लाइन constants are considered: resistance,
कॉमा इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, चूंकि उसमें वोल्टेज कम होता है, दूरी भी थोड़ा ज्यादा होता है ना, तो उसमें भी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, हम मान रहे कि होता है ना, पूरी कंप्लीटली तो गायब नहीं कर सकते, मतलब उसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं, हाँ कि बहुत कम है, ना के बराबर होता है लेकिन ना के बराबर बहुत कम है ना। तो इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कैपेसिटेंस इफेक्ट नहीं दिखाते, उसमें केवल रेजिस्टेंस इफेक्ट और इंडक्टेंस इफेक्ट होता है। तो ये हो गया दोस्तों लाइन कांस्टेंट के बारे में। इन ट्रांसमिशन लाइन थ्री लाइन कांस्टेंट्स आर कंसीडर्ड, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस, अच्छा कैपेसिटेंस है। अच्छा तो अब दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा जो सब टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब तीसरा जो सब टॉपिक है वो है हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, फिर वही रिपीट कर देते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन में जो भी लाइन कांस्टेंट होता है वो क्या क्या होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस ओनली। तो यहां पर एक वर्ड लिख दीजिए, कांस्टेंट्स, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट्स। तो क्या लिखेंगे, इन इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, in short transmission line resistance and inductance are considered as line constant। line कांस्टेंट, लाइन कांस्टेंट के तौर पर दोस्तों केवल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को ही कंसीडर किया जाता है। कैपेसिटेंस इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, कैपेसिटेंस इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसका सर्किट डायग्राम, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट देख लीजिए, ये एग्जाम में आपको अगर आएगा तो बनाना है। ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज VS है ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ज्यादा दूरी तक नहीं होगा है ना, ज्यादा दूर तक नहीं, तो इसको यहीं तक कर देते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टेंस इफेक्ट, और ये हो गया लोड। तो लोड तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, इंडक्टिव लोड भी हो सकता है, कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है। तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे हम लोग जेड, लोड का इंपीडेंस, जेड का इंपीडेंस, और यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है वो हो जाएगा लोड का वोल्टेज। ये VL माने लाइन वोल्टेज नहीं समझ लिए, VL का मतलब होता है लोड वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर लोड वोल्टेज इसका मतलब है, ठीक, ये हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया दोस्तों हमारा क्या क्या हो गया, ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट, इसके बारे में हो गया। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। चल इसी तरह से आपका ऐसा हो गया, आपका पढ़ना यही तक है, लेकिन अब मैं आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन दोनों का सर्किट डायग्राम मतलब इक्विवेलेंट सर्किट बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। हाँ इसको लिख लीजिए। हाँ तो देखते दोस्तों, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट्स। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है मतलब वोल्टेज कितना रहता है, वोल्टेज रहता है आपका कितना 20 kV से ज्यादा और 100 kV तक, है ना। तो 100 kV मतलब 1 लाख वोल्ट, तो 1 लाख वोल्ट वोल्टेज ये समझ रहे, तो इतना वोल्टेज में तो रेजिस्टेंस इफेक्ट तो होगा, इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस इफेक्ट भी होगा। हाँ और दोस्तों इसको हम लोग ना लम्प्ड पैरामीटर्स में लिखा है था, लम्प्ड मतलब लमसम मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग उतना दूरी तक तो लगभग कितना दूरी 50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक, तो क्या उतना दूर तक हम लोग देखते जाएंगे कि एक किलोमीटर में इतना रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है, दूसरा किलोमीटर में इतना है, तीसरा किलोमीटर में इतना है, तो 150 किलोमीटर तक क्या देखते चलेंगे, मेजर करते रहेंगे, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो लम सम वैल्यू मान लिया था, तो उसी को बोलते हैं लम्प्ड पैरामीटर्स, है ना, कि इसका लम सम जो वैल्यू इसका पैरामीटर्स है वो सब। तो वही लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इन दिस ट्रांसमिशन लाइन, transmission in this transmission line resistance comma inductance and capacitance
आर कंसिडर्ड एज लंप्ड पैरामीटर्स। चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज Vs, यहां से इतना सप्लाई दिया जा रहा है, जो भी होगा 1,00,000 वोल्ट चाहे 33,000 वोल्ट चाहे 66,000 वोल्ट जितना जा रहा है, हमको उससे लेना देना नहीं है। उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसका इंडक्टेंस होगा, और सबसे खास बात इसमें कैपेसिटेंस भी होगा। ये क्या है, लोड है, लोड तक जा रहा है ना। जहां तक लोड है वहां तक मेरा रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होगा। रेजिस्टेंस के लिए आर, इंडक्टेंस के लिए एल, कैपेसिटेंस के लिए सी। ये हो जाएगा जेड एल लोड का इंपीडेंस, और ये हो जाएगा आपका वी एल लोड का वोल्टेज, है ना। तो ये हो गया दोस्तों इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए दोस्तों, इक्विवेलेंट सर्किट कुछ कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, सर इक्विवेलेंट सर्किट कहने का क्या मतलब है। तो इक्विवेलेंट सर्किट कहने का मतलब है कि जो हम देख पा रहे उसका जो भी पैरामीटर्स है ना, जो भी क्या बोलेंगे, जो भी वैल्यूज है, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, लोड हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, ये सबको हम एक सर्किट में दिखाते हैं। सर्किट डायग्राम सुने हैं ना, सर्किट में दिखाते हैं, तो उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ये मैंने सेकंड सेमेस्टर में जब ट्रांसफार्मर जब पढ़ा रहा था, तब ट्रांसफार्मर का ऑन लोड नो लोड कंडीशन था ना, वहां पर इक्विवेलेंट सर्किट सबसे पहली बार मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आप नहीं भी पढ़े तो यहां पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहां एक लास्ट बता देता हूं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, लेकिन वहां पर लम्प्ड पैरामीटर्स नहीं, यहां पर दूरी कम था, इसलिए हम लोग एक ही जगह पर लमसम मान लिए कि हाँ 1 किलोमीटर में इतना है, तो जो भी होगा 100 किलोमीटर में गुणा कर देते, लमसम उतना निकल जाए। लेकिन अगर मान लेते 200, 300, 400 किलोमीटर है, तो क्या हर जगह एक ही रहेगा? नहीं, वहां पर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर थोड़ा सा चेंज हुआ ना, तो 400 गुना चेंज हो जाएगा। 400 गुना बहुत ज्यादा वैल्यू मायने रखता है। 300 गुना, 400 गुना, अगर एक 0.01% भी अगर आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज हो रहा है ना, तो 300-400 गुना हो जाएगा, समझिए उतना चेंज हो जाएगा, तो बड़ी मायने रखता है। तो वहां पर हम लोग लम्प्ड पैरामीटर्स, लम्प्ड मतलब लमसम वाला नहीं, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का यूज करेंगे, अलग अलग जगह पर हर एक किलोमीटर में, या फिर जो भी हर एक 10-10 किलोमीटर में रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल लेंगे, और हर एक जगह पर अलग अलग ये डायग्राम छापेंगे। हाँ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट कर करके हम लोग उसका निकाल रहे हर एक वैल्यू को, चाहे रेजिस्टेंस का वैल्यू, चाहे कैपेसिटेंस का वैल्यू, चाहे इसके अक्रॉस का वोल्टेज, वो निकालेंगे, है ना। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे के चीजों को मैं आपको समझाता। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्या क्या कांस्टेंट है। तो वही जो मीडियम में था, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, देखिए तीन वो लाइन कांस्टेंट होता है, तो फिर कहां से अब बाकी हम लोग अपने से जोड़ देंगे, नहीं ना, जो है तीन वो वही पढ़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, इसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, उसके बाद कोरोना वगैरह वगैरह वो सब तो है ना। तो देखते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, हियर ट्रांसमिशन डिस्टेंस इज वेरी हाई, सॉरी वेरी लॉन्ग। यहां पर जो ट्रांसमिशन का जो डिस्टेंस है दोस्तों, काफी लंबी दूरी तक पावर को पहुंचाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक, काफी लंबा दूरी, है ना। देयरफॉर, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, लम्प्ड पैरामीटर नहीं चलेगा यहां पर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड, को कंसिडर किया जाता है फॉर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। चलिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, जैसे इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, यहां पर अच्छा से समझ में आएगा। ये मेरा सप्लाई वोल्टेज Vs है ना। तो यहां पर देखिए थोड़ा लंबा इसका डायग्राम बनाएंगे, इसलिए छोटा छोटा बना रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर करके। ये हो गया, है ना, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इंडक्टेंस हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। फिर आगे और बढ़ेंगे,
रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। फिर इस तरीके से चलते रहेगा, चलते रहेगा। हम लोग हर एक किलोमीटर एरिया में निकालेंगे या फिर हर एक 10-10 किलोमीटर एरिया में निकालेंगे, है ना। है ना। और इसको इस तरीके से इस तरीके से चलते हैं, बोल तो रहे इस तरीके से चलते हैं ना। और लास्ट में फिर हम लोग इस तरीके से और एक दो को बना देंगे। है ना। और ये यहाँ पर लोड लगा देते हैं, बस काफी है। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, क्योंकि दूरी काफी लंबा है ना। तो यहाँ पर आर, जो यहाँ पर जो आर है वो यहाँ पर रहेगा, वो जरूरी नहीं है। और यहाँ जो आर है वो यहाँ रहेगा। इसके अंदर में बहुत सारा है ना, इस तरीके से बहुत सारा है, 50, 60, 70 को हो सकता है इसके अंदर में, है ना। इसलिए डॉटेड लाइन दिखा दी, है ना, क्योंकि बहुत सारा है डॉटेड लाइन। ठीक है। कि ये चलते हैं इस तरीके से, आपको बहुत सारा बना लेना है। तो यहाँ पर एल एल वैल्यू सब हटा देते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पर जो है वही वाला यहाँ पर रहेगा, क्योंकि काफी लंबा दूरी तक है ना। तो थोड़ा सा भी चेंज, लेकिन हर जगह थोड़ा 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 चेंज ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमको हर एक फिक्स एरिया मान लेना कि 20 किलोमीटर तक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लीजिए। 20 किलोमीटर इस तरीके से निकाल लीजिए। और जो भी 150 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा 200 किलोमीटर तक वहां तक निकाल लीजिए। और अलग अलग पर्टिकुलर जो भी पावर लॉस निकाल, सबको एक साथ जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, और जो VS जितना वोल्टेज हम यहाँ से छोड़े थे, है ना, उतना वोल्टेज यहाँ पहुंच रहा है। यहाँ मान लेते 1 लाख वोल्टेज दिए, या फिर मान लेते 1 लाख तो कम हो जाएगा, मान लेते 3 लाख वोल्टेज दिए। तो यहाँ पर क्या सही में 3 लाख पहुंच रहा है? 3 लाख अगर मान लेते 10-20 लाख, 10-20 लाख बोल रहे, माने 10-20 हजार घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 60-70-80 हजार, लगभग 1 लाख यदि वोल्टेज घट जाता फिर तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे कि यहाँ पर हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स का यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा ZL और इसके अक्रॉस का वोल्टेज VL। ठीक है। तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, छाप लीजिए, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए ये हो गया हमारा आज का खत्म। एगो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, है ना, एग्जांपल देख लीजिए, तो थोड़ा अच्छा एग्जांपल है ना। एगो एग्जांपल देख लेते हैं, वहां से थोड़ा बहुत कुछ समझ में भी आएगा, और जो भी अभी तक पढ़े वो सब भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों, एगो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एगो क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो ध्यान से देखिए तो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो एगो मैंने एग्जांपल है कि एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लेते यहाँ पर वोल्टेज दिया गया, हमको नहीं पता कितना वोल्टेज दिया, हमको चेक करना है कि क्या इतना वोल्टेज के बराबर आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, मतलब किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस क्या है वो देखना है ना। हमने लाइन कांस्टेंट सारा कुछ पढ़ लिया। VS यानी यहाँ से सप्लाई दिया गया है, इसके बीच का ये जो पूरा तार है, दोनों तार मिला करके रेजिस्टेंस आपको दे दिया 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है। और इसमें जो इंडक्टेंस है वो 5 ओम का है, जे 5 ओम। अच्छा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज नहीं दिया, वो निकालना है पहले। फिर यहाँ पर लोड दे दिया कि इतना लोड है, जे 2+3J। तो ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। फिर यहाँ पर लोड के अक्रॉस का वोल्टेज दे दिया है 200∠0°, ये पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, इतना वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए करंट भी नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट भी निकालेंगे, है ना। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये सब के अक्रॉस का वोल्टेज भी निकालेंगे, करंट। तो चलिए पहले तो हमको जो दिया गया है, चूंकि Z बराबर दिया हुआ है मेरा 2+3J, इसको पहले पोलर फॉर्म में निकाल लेते हैं, है ना। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, tan इनवर्स 3/2। दोस्तों ये पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म, वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म और साइनोसॉइडल फॉर्म, फेजर फॉर्म क्या होता है, अगर आपको मैंने अभी तक आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, या फिर अगर आप लोग ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे रहा है, ठीक है, वीडियो का लिंक, आप वहां पर जरूर जाकर के देख लीजिए। उस वीडियो से आप लोग खेलने लगेंगे, ये सब तो आपको समझ में भी आ जाएगा, आप लोग खुद बना लेंगे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, रेक्टेंगुलर को साइनोसॉइडल में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने इस तरीके का ये दिया रहेगा, ठीक है, इक्वेशन दिया रहेगा, और आपको बोलेगा कि आप इस तरीके से वेव बना करके दिखाइए। तो क्या आप सकिएगा? है नहीं सकिएगा, है ना। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, वहां पर आप, चूंकि ये एग्जाम में देगा, क्वेश्चन देगा, यहाँ से पक्का देगा, है ना। तो इसलिए आप लोग पढ़ लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, है ना, ताकि आपका हर तरह से तैयारी हो जाए।
चलिए आगे देखते हैं। ये पोलर रेक्टेंगुलर में था यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो भी आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 56.31 डिग्री, तो इतना आ गया, जेड आ गया, जेड हमको मिलेगा, ठीक है, जेड मिलेगा, पोलर फॉर्म में मिल गया, मतलब लोड हमको पता चलिए। लोड के अक्रॉस का हमको वोल्टेज भी पता है, कितना है 200 एंगल 0 डिग्री, ठीक है, ये भी हमको पता है। तो हमको लोड पता है, वोल्टेज पता है, तो हम लोग करंट ये वाला नहीं निकाल सकते, लोड करंट आराम से निकाल सकते हैं। इसीलिए लोड करंट आई, तो आई बराबर क्या आता है, ओम्स लॉ से नहीं जानते, वी बराबर होता है आई आर। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, वी बटा आर। आर का मतलब है जेड ना, हाँ, माने आर माने रेजिस्टेंस, तो जेड भी तो एक रेजिस्टेंस है ना, एक तरह का रेजिस्टेंस, तो वी बटा जेड है ना। हाँ, तो ये हो गया। चलिए, तो वी कितना है 200 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय जेड, जेड कितना है 3.605, मतलब इसको जो करेंगे 3.6 से रहने दीजिए, एंगल 56.31 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करते, तो 200 को डिवाइड मार देते हैं 3.605 से, और ये 56.31 है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 56.31 डिग्री। तो दोस्तों इतना आ गया, करंट का वैल्यू इतना आ गया, इतना एम्पियर है ना, इतना एम्पियर आ गया, करंट का वैल्यू आ गया। तो करंट मिल गया, हमको वोल्टेज पता है, लोड भी पता है, करंट मिल गया, ये वाला आई हम लोग निकाल लिए। अच्छा आई निकाल लिए, ठीक है, आई निकाल लिए, तो यहाँ पर जो आई है वही वाला तो यहाँ भी होगा ना, आई सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जो करंट है वो यहाँ भी वही वाला करंट रहेगा, यहाँ भी वही वाला करंट रहेगा, सिंपल सा बात है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग ये वी आर निकालते, तो वो तो दिया नहीं है ना, तो इसलिए वी आर मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस का कितना वोल्टेज है वो हमको मायने रखता है निकालना। तो ये हो जाएगा वी बराबर आई आर। तो आई कितना है जो यहाँ पर निकाले 55.4785, अच्छा गुना करना है ना, और एंगल माइनस 56.31 डिग्री गुना यहाँ पर गुना आई कितना है, अच्छा आर कितना है 5, और एंगल कुछ नहीं मतलब 0 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा आपका 55 गुना 5 गुना कर देते हैं, और एंगल यहाँ पर माइनस 56.31 गुना में हमेशा जो एंगल होता है वो जुड़ता है ना, प्लस हो जाए, तो माइनस है तो माइनस से रहेगा एंगल है ना। तो ये इसको गुना कर देते हैं, पहले 56.4785 को 5 से गुना कर देते हैं, और एंगल जो है उसको वही रहने देंगे। तो ये आ गया दोस्तों वी आर का वैल्यू इतना आ गया, इतना वोल्ट, ठीक है, कितना आ गया 277.3925 एंगल माइनस 56.31 डिग्री, ठीक है, इतना वोल्टेज आ गया, इतना वोल्ट वी आर निकल गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज। अब ये वाला निकालते वी एल। अच्छा आप लोग सोच रहे हो दोस्तों कि ये सब हम लोग कर क्या रहे, ये सब झमेला ये सब काहे कर रहे, क्यों कर रहे। तो दोस्तों हमको देखिए, मैंने आपको क्या कहा, वी हमको पता है, लोड का वोल्टेज मतलब वहां तक पहुंच रहा है इतना वोल्टेज, वो हमको पता है, लेकिन वीएस नहीं पता कि ये कितना, हम दिए कितना थे, हम भेजे कितना थे, वो नहीं पता। तो उसको पता करने के लिए ये सब पहले निकाल लेते हैं, ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ये तो पता ही है, तीनों को जोड़ देंगे और देख लेंगे कि कितना भेजे थे हम, उसमें से देखेंगे कि कितना ड्रॉप हो गया है, हाँ वो भी पता चल जाएगा कि ये दोनों को जोड़ देंगे, इसके वोल्टेज को जोड़ देंगे वी आर और वी एल का वैल्यू, और देखेंगे कि क्या इससे ज्यादा आ रहा है, तो यदि इससे ज्यादा है तो ड्रॉप ही ज्यादा हो जा रहा है, वही है ना। हाँ तो उससे ये पता चल जाए, कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं सब, फिर समझ में आ जाएगा। आई एक्सएल, तो आई कितना है 55.4785 एंगल माइनस 56.31 गुना एक्सएल, एक्सएल का वैल्यू कितना है दोस्तों J5। अच्छा ये J5 है ना, तो ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सॉरी पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा। हाँ तो पता है ना कैसे पोलर फॉर्म में चेंज किया जाता है, 5 रहने दीजिए, एंगल 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री, क्योंकि आपका इंडक्टर है, तो इंडक्टर 90 डिग्री से लैग करता जानते हैं ना, तो उसमें वोल्टेज तो लीड करता है ना, माने 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, इंडक्टर के केस में, इंडक्टर कैपेसिटर में भी वही रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है 90 डिग्री इतना वोल्ट। देखिए हमने इंडक्टर के अक्रॉस का वोल्टेज भी निकाल लिया है ना, एंगल आपको पता चल गया 33.69 वोल्ट। अच्छा ये निकल गया, मेरा तीनों सब कुछ पता चल गया, हमको ये पता था, ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता चल गया। अब ये वाला VS निकालते, VS कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से समझिए, हम यहाँ पर 500 वोल्ट दिए, 500 वोल्ट भेज रहे, 500 वोल्ट में मान लेते 100 वोल्ट ई खा गया, 100 वोल्ट ई खा गया, पर यहां पहुंचा मेरा 300 वोल्ट, तो 300 और 100 और 100, तो हम लोग ये VS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। देख रहे कि अगर 500 के बराबर आ जा रहा है ये तीनों, तो 200 100 100 500 वोल्ट हो गया, या 300 100 100 500 वोल्ट हो गया, तो 500 वोल्ट, हाँ इस तरीके से। तो वही बोले VS निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा।
यहाँ जितना वोल्टेज दिए तो इसे कहां पर बटेगा, यही तार में से ही जाएगा ना, जितना जाएगा तार बर्बाद करेगा। तो तार कितना बर्बाद किया, ही वी आर, पता चल जाएगा। तार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ वोल्टेज बर्बाद हो गया तो कितना वोल्टेज बर्बाद हुआ, वी आर। बाकी कितना पहुंचा मेरा लोड तक, इतना। जोड़ देते तीनों को तो पता चल जाएगा कि भेजा कितना था वहां से। हाँ तो चलिए अब यहाँ पर जोड़ देते, इसलिए वी एस, वी एस बराबर क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी एल प्लस वी, है ना। तो जोड़ते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक सेकंड, यहां पर एक चीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों जो वैल्यू निकाले, ये वाला भी वैल्यू दिया है, वी आर का भी वैल्यू निकाले, वी एल का भी वैल्यू निकाले, ये पोलर फॉर्म में, और कभी भी जोड़ घटा पोलर फॉर्म में नहीं कर सकते, कर सकते बड़ी दिक्कत होगा। तो उसको हम लोग आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, ताकि इसको कैलकुलेशन को आसान कर सके। तो इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, और इसका भी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। तो इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे पता चलेगा, ये वाला जो वैल्यू है ना 277.3925, इसको गुना कर दीजिए इसके साथ, लेकिन कॉस लगा करके, हाँ माने इस तरीके से, मान लेते ये वाला दिया है इस तरीके से 277.3925 कॉस, ये वाला एंगल जो भी दिया -56.31 हो गया, प्लस जे, जे लगा दीजिएगा, है ना, जे लगा दीजिएगा। अच्छा जे कैलकुलेटर में क्या रहेगा, आई, कैलकुलेटर में जे नहीं लिखा रहा था, आई लिखा रहा था, वही जे मतलब है कॉम्प्लेक्स ए, जे का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, है ना, आयोटा। फिर लगा देना है, फिर वही वाला लिखना है 277.3925, अब इस बार साइन लगा दीजिएगा, साइन, फिर वही वाला वैल्यू -56.31, -56.31 डिग्री। ये वाला कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वाला वैल्यू रखिए। अब कैसे ये वाला वैल्यू रखा जाता है वो भी मैंने सिखाया, तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। शॉर्ट्स में ये वाला नहीं बताया था मैंने, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था, बहुत सारा कैलकुलेशन कराया था, वही वाला जो मैंने अभी बताया ना कि हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म टू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म टू रेक्टेंगुलर फॉर्म, साइनसोइडल फॉर्म, उसी वीडियो में मैंने ये वाला सब कैलकुलेशन करना सिखाया था। तो अगर आप नए स्टूडेंट है तो आप उस वीडियो को तो जरूर जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, जैसे पुट करेंगे सीधे आपका आंसर दे देगा, कितना दे देगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेशन कर दिया है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वाला वैल्यू पुट किए तो हमारा आंसर है 153.8694 माइनस जे, माइनस क्यों है, क्योंकि देखिए एंगल माइनस में, -56.31 माइनस इसलिए आया, माइनस जे 230.8086, ठीक है, ये आ गया वोल्ट में आ गया। अच्छा दूसरा, जब VL का वैल्यू को भी इस तरह जब हम लोग कैलकुलेटर में पुट किए तो वहां पर एंगल जो है 33.69 है, ये जो एंगल है वो 33.69 है, इस तरीके से 33.69, यहाँ भी 33.69, इसीलिए यहाँ पर एंगल जो आया पॉजिटिव में आया, देखिए 230.86 प्लस जे, देखिए प्लस आया, प्लस जे 153.8694, देखिए प्लस में आया क्योंकि एंगल इसमें प्लस में था, प्लस 33.69। अच्छा दोनों वैल्यू निकाल लिया, और हमको लोड का भी वैल्यू हमको किसमें दिया हुआ है 200, और एंगल 0, तो एंगल 0 से लेना देना नहीं है, इसमें सीधे इसका मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं, 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं, इसका जो वोल्टेज होगा V का वैल्यू वो 200 है ना। हाँ तो अब इसीलिए तीनों का वैल्यू को पुट करते, तो इसको एंगल वाला मिटा देते, करंट वाला, दोनों वैल्यू को, तीनों वैल्यू को पुट कर, VR का वैल्यू कितना आया 153.8694 माइनस जे 230.8646 प्लस VL का वैल्यू कितना निकाले 230.8046 प्लस जे 153.8694 प्लस V का वैल्यू कितना है 200। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना, देखिए जिसके साथ जे नहीं है उसको अलग जोड़ना है, और जिसके साथ जे है उसको अलग जोड़ना है। जैसे 153.8694 प्लस 230 पॉइंट है ना, 230.8046 को एक साथ जोड़ेंगे, और 200 को भी उसी के साथ जोड़ देंगे, और जे वाला है उसको देखिए अलग अलग जोड़ना है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा, 230 से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा वो मैं आपको बता दूं। हाँ तो दोस्तों देखिए इतना आ गया, जोड़े और फिर जे के साथ जे को माइनस किए तो इतना आया 584.6746 माइनस जे 76.9352। अच्छा ये जो आया उससे हमको लेना देना नहीं है, इतना आप लोग कैलकुलेशन जानते होंगे। चलिए ये आ गया ना। अब ये वाला वैल्यू तो ऐसे नहीं छोड़ दीजिए, क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, पोलर फॉर्म में, तो इसको भी पोलर फॉर्म में देखिए, तभी ना कंपेयर करने में आसान होगा। तो चलिए इसको जो वैल्यू आया इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी एंगल वाला फॉर्म। तो दोस्तों इसको पोलर फॉर्म में चेंज किए तो इतना आया
589.7146 एंगल -7.4962 इतना वोल्ट आया। देखिए हमने भेजा था 590 वोल्ट, लगभग 590 वोल्ट, जबकि लोड को कितना मिला 200 वोल्ट मात्र। तो फिर बाकी कहां गया, बाकी कितना 390 वोल्ट कहां गया। तो 390 जो वोल्ट था दोस्तों वो मेरा तार खा गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना वो खा गया, है ना, वो खा गया। कितना खा गया 380 वोल्ट खा गया, 390 वोल्ट खा गया, हाँ 390 वोल्ट खा गया, 390 वोल्ट, समझ रहे। जबकि हमको मिला कितना मात्र 200 वोल्ट, और हम दिए कितना थे, भेजा वहां से कितना था, भेजा था 590 वोल्ट, 590 वोल्ट में मिला 200 वोल्ट, तो बाकी गायब हो गया, बीच में रास्ते में गायब हो गया। तो रेजिस्टेंस काफी ज्यादा था इसीलिए गायब हो गया, है ना, 5 ओम रेजिस्टेंस ज्यादा था। अच्छा इसका देखिए ये वो चीज जब मैं आपको कल बताऊंगा, क्या इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जब मैं आपको कल बताऊंगा इसका वेक्टर डायग्राम, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वेक्टर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। जब मैं आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन, अच्छा मिटा दे रहा हूं ना, मिटाना, अच्छा ठीक है मिटा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का वेक्टर डायग्राम जब मैं दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा कल का वीडियो में, तब एक चीज आपको वहां पर समझना पड़ेगा, वेक्टर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, वेक्टर डायग्राम। तो यहां पर टोटल कितना वोल्टेज दिया जा रहा है Vs, और इसमें करंट कितना है हमने अभी निकाला था, लगभग 55 पॉइंट कुछ था, ठीक है, लगभग 55 एम्पियर। तो करंट है, करंट को हमेशा एक्स एक्सिस में लेना है, ठीक है, ये करंट है। तो यहां से यहां तक का करंट आई है, ठीक है, करंट आई है। अच्छा और ये वाला क्या, लोड का वोल्टेज 200 है, ये है लोड का वोल्टेज, लोड का वोल्टेज V। अच्छा V और I का बीच का जो एंगल होता है दोस्तों उसको बोलते हैं लोड पावर फैक्टर, लोड, ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, लोड PF, लोड पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई। ये आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, ये सारा कैलकुलेशन करने के नीचे में ये सब ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है, लोड पावर फैक्टर cos फाई। अच्छा तो यहां से V और I के बीच का एंगल कितना हो जाएगा फाई। उसके बाद है आपका सोर्स का पावर फैक्टर, सोर्स मतलब ये वाला वोल्टेज वाला, सोर्स का पावर फैक्टर उसको बोलेंगे cos फाई s, सोर्स का फेज एंगल। तो वो हो गया दोस्तों, देखिए वोल्टेज है। अच्छा उसके बाद वोल्टेज, ये वाला जो वोल्टेज है ये वाला, है ना, ये वाला देखिए यहां से निकला था Vs से निकला था, ठीक है, ये Vs तो लास्ट में पहुंचेंगे। यहां से जितना वोल्टेज आया वो बटा कहां बटा, Vr में बटा। अच्छा Vr मतलब रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। तो हमको इसमें करंट पता है I करंट है, तो ये करंट I और इस वोल्टेज Vr में क्या रिलेशन है। तो जब भी आपको पता है, आपने सेकंड सेम में भी पढ़ा था कि रजिस्टर के केस में जो वोल्टेज होता है और जो करंट होता है इन फेज होता है, उसी लाइन में होता है। यानी ये वाला करंट का लाइन है तो वोल्टेज भी इसी लाइन में होगा, इसी लाइन में Vr। अच्छा इसी लाइन में ही करंट के पैरेलल हो गया, इन फेज उसी फेज में, है ना। और ये हो गया इंडक्टर। तो इंडक्टर आपको पता है, इंडक्टर में जो वोल्टेज VL है और जो करंट I है उसके बीच का क्या रिलेशन होता है। इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो लीड करता है और करंट लैग करता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है कितना डिग्री से, 90 डिग्री से करंट लैग करता है। वो तो उसका उल्टा वोल्टेज लीड करेगा, है ना। तो वोल्टेज लीड करे तो वोल्टेज क्या है इसमें VL है, तो VL लीड करेगा, ऊपर जाएगा, VL ऊपर जाएगा, VL ऊपर जाएगा। किससे ऊपर गया, ये वाला करंट I से ऊपर गया, कितना ऊपर गया 90 डिग्री ऊपर गया, ठीक है। तो हमको VR पता चल गया, VL पता चल गया, V पता चल गया, है ना। तो ये तीनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो मेरा कितना बनेगा VS बनेगा। हाँ तो तीनों को मिला देते हैं, है ना, तो ये वाला बनेगा, ये वाला VS। अच्छा ये करंट I है, ये करंट क्या है दोस्तों I है, और ये वाला वोल्टेज VS है, तो इसके बीच का फेज एंगल कितना होगा फाई S। यही वाला है आपका सोर्स का फेज एंगल, मतलब सोर्स का पावर फैक्टर cos फाई S, सोर्स का फेज एंगल है फाई S, तो सोर्स का पावर फैक्टर कितना होगा cos फाई S। ये वाला लोड का वोल्टेज है V और करंट है I और उसके बीच का फेज एंगल है फाई, तो लोड का पावर फैक्टर कितना होगा cos फाई, सिंपल सा। तो ये जो डायग्राम दोस्तों बनाए इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग फेजर डायग्राम या फिर वेक्टर डायग्राम, जो हम लोग अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कल वाला वीडियो में पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा
वेक्टर डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो यही वाला डायग्राम वहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसमें अलग अलग फॉर्मूला निकालेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला निकालेंगे। ये जो VS फॉर्मूला है, VS का सीधे इतना हम लोग कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला में बैठाइए वैल्यू, सब अपने आंसर निकल जाएगा सीधे। जो अभी हम लोग तीनों को जोड़े ना, जोड़ने की जरूरत नहीं है, अलग अलग निकाल के जोड़े ना, जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। VS का वैल्यू हम लोग कितना भेजे थे, वहां से कितना भेजा किया पता चल जाएगा। करंट नहीं पता है, करंट का भी फॉर्मूला बता देंगे, करंट भी पता चल जाएगा, है ना, सब कुछ पता चल जाएगा। तो वो कल का वीडियो में बात बताऊंगा। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, है ना, इसको ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर अगर चाहेंगे तो डॉटेड लाइन भी दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो था, लगभग 1 घंटा का वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा समझा, और कल क्या पढ़ाऊंगा उसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी कल का वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चों को पता नहीं रहता कि यार वीडियो कब भेजे थे, वीडियो कब अपलोड किए थे, इतना टाइम पार हो गया, अभी तक तो कितना बच्चा पढ़ लिया हुआ था, फिर आप लोग छूट जाएंगे ना, पीछे छूट जाएंगे। तो पीछे नहीं छूटना, एकदम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कॉपी में लिख लीजिए, सबसे पहले रिवीजन कीजिए। हाँ, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो का लिंक को भी शेयर कर दिया अपने दोस्तों में भी, ताकि उनको भी, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी आपका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पर अपना वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, है ना। अपने पढ़ाई लिखाई के कंटेंट को शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि सबको हेल्प हो जाए, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।